गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और भी बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी थी। अल्टरनेटिंग करंट में हमने जब बात करी तो हमने पीक वैल्यू की बात करी थी, उसके बाद हमने मीन वैल्यू निकाली थी फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए। आज आ जाती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी कंपोनेंट कोई सा भी हो सकता है, करंट भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है और ईएमएफ भी होता है। तो हम करंट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है IRMS। आई मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आर का मतलब रूट मीन और स्क्वायर। IRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। जब हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्रोसीजर उल्टा रहेगा। प्रोसीजर में हम पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर फुल साइकिल के लिए उसका मीन निकालेंगे, देन रूट बोथ ऑफ द साइड, देन डायरेक्टली हमें आरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो वी नो दैट एट द टाइम टी द इंस्टेंटेनियस करंट AC current represented by I is equal to I naught sin omega t। मैंने कहा था प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले स्क्वायर करना, कर दे स्क्वायर बोथ द साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करें तो वैल्यू बन जाती है आई स्क्वायर दिस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका आरएमएस में, स्क्वायर वाली चीज। फिर क्या करें, मैंने कहा था मीन निकालना है, किसके लिए, फुल साइकिल की, इसके लिए स्क्वायर वैल्यू का। इसका तो हमें जो वैल्यू निकालनी है आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, कितने टाइम के लिए, फुल टाइम साइकिल के लिए, टी के लिए। और ये निकालने का मैंने पहले भी मेथड बताया था, इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 to t डी टी। मीन हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें बोथ ऑफ द साइड रूट ले लेंगे, देन आईआरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसे सॉल्व करें तो हम जानते हैं, कल हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t, पढ़ा था हमने t माइनस 0 जिस इक्वल टू टी लिखा जा सकता है। इसका एक इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर दिया हमने नीचे वाला, जिसकी वैल्यू टी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आगे चलें, क्या देखा हमने, 1/t इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t आई स्क्वायर डी टी। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर का फुल टाइम साइकिल के लिए एवरेज। 1/t, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट स्क्वायर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन रह गया 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब हम जानते हैं स्क्वायर टर्म्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कह सकता, यहाँ cos टू थीटा की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला पढ़ा था हमने cos टू थीटा का। फॉर्मूला क्या है, cos टू थीटा का फॉर्मूला है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जाए, इसे लिखा जा सके 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। इसको तो जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी लिमिट 0 to t, ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉज 2 ओमेगा टी अपॉन 2 विथ रेस्पेक्ट टू। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बीच में माइनस है, इसका तो दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किए जा सकते हैं। क्या बनेंगे, देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2
पहला 0 to t 1/2 dt, दूसरा cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 लिमिट 0 से t dt। दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ सॉल्व करें। इधर दिख रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t dt माइनस इसमें 1/2 बाहर ले लिया, लिमिट 0 to t cos 2 ओमेगा t। इंटीग्रेशन सॉल्व करें, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/2, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर t माइनस 0 माइनस 1/2, कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 to t। ये बन गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, पहला इंटीग्रेशन तो सॉल्व के वैल्यू आ चुकी है 1/2 t/2 माइनस इसमें 1/4 ओमेगा कॉमन ले लिया, अंदर रह गया क्या साइन 2 ओमेगा t लिमिट 0 to t। देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये तो बन गया t/2 माइनस 1/4 ओमेगा, या लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी और टी की जगह कैपिटल टी, और जब लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, फर्स्ट इंटीग्रेशन का बाय पार्ट जब किया तो पहले का तो आया t/2 माइनस, जब यहाँ टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/4 ओमेगा, टोटली वैल्यू 0 होगी, इसमें तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ टी चल रहा है, 2 लिखते हैं, ये सभी जगह टी चल रहा है, उन्होंने गलती से 2 कर दिया। टी टी ये टी ये टी, क्या बचा रह गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू में टी अपॉन टी से, इसका मतलब जब हमने स्क्वायर किया, एवरेज लिया फुल साइकिल के लिए, वैल्यू आई आई नॉट स्क्वायर अपॉन, मैंने कहा था 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी, स्क्वायर हो चुका है, मीन हो चुका है, बोथ द साइड क्या के लिए स्क्वायर रूट ले लिए जाए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए तो बन जाता है आई स्क्वायर बार 40, दोनों साइड रूट ले लिए जाए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरा का पूरा बन जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई 0 अपॉन √2, इसे 0.707 आई नॉट लिखा जा सकता, कहलाते रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही बोलते हैं यदि वी आर एम एस निकाल लो तो भी फॉर्मूला ये रहता वी नॉट अपॉन √2 0.707 वी नॉट। ईएमएफ की अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात की जाए तो ई आर एम एस दिस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2 0.707 इंटू ई। तो ये तीनों वैल्यूज कहलाती है आपकी रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने चैप्टर में देखा जो करंट है दो प्रकार की, एक तो पढ़ी है हमने अभी तक जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एक हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट।
डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलती है। जब भी हम डीसी सोर्स की बात करते हैं, सिंबल बनता है बेटा एक बड़ी लाइन जिसे हम एनोड कहते हैं, एक छोटी लाइन जिसे हम कैथोड कहते हैं। इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। जबकि एसी सोर्स को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसके ग्राफ के सिंबल के अकॉर्डिंग इसे इस टाइप से सोर्स ये कहलाता है एसी सोर्स। ये कहलाता है डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स है डायरेक्ट करंट, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड की ओर होती है। जबकि एसी सोर्स में डायरेक्शन क्योंकि अल्टरनेट है, हर टाइम पर इसकी फ्रीक्वेंसी के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए हम एसी सोर्स जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहीं पे भी डायरेक्शन सिंबल शो नहीं करेंगे। ये एसी सोर्स और ये डीसी सोर्स। पहला सर्किट पर है एसी सोर्स के लिए एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। जब किसी रजिस्टेंस पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उस समय एसी करंट कितनी रहती है। करंट और वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम कैसा रहता है, करंट और वोल्टेज की फेज डिफरेंस क्या बना रहता है, उन सब की बात की जाएगी। दिख रहा है एक एसी सोर्स को रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट किया गया, निश्चित है जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा एसी सोर्स के कारण एसी करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। हम इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसके लिए हम देख रहे हैं द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज V दिस इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। फ्रॉम ओम्स लॉ पढ़ा हमने V दिस इक्वल टू IR। निकालना चाहते हैं इस वोल्टेज के कारण रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए I दिस इक्वल टू V अपॉन R। I अल्टरनेटिंग करंट, V अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमें दे रखा है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। देन I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। या इसे I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता। इस फॉर्मूले में V नॉट क्या था, V तो था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V नॉट द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। I जब V अपॉन R अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, तो निश्चित है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू और रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू को शो करेगा। दिस इज I नॉट साइन ओमेगा टी। वेयर I नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है V नॉट अपॉन R को, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू की बात है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन A को हम कंपेयर करें, दिखाई दे रहा है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। किस कंडीशन में, जब रजिस्टर्स अप्लाई किया गया। गौर से देखिए इसका फेज ओमेगा टी, इसकी भी फेज ओमेगा टी, इसका मतलब बोलूं फेज डिफरेंस। फर्स्ट बात करें हम फेज डिफरेंस, फॉर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट कहलाता है कि हमने सिर्फ आर को जोड़ रखा है। तो फेज डिफरेंस की बात की जाएगी, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाइव से शो करेंगे। फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस फाइव टू माइनस फाइव वन। फाइव टू है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फाइव वन है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फेज ओमेगा टी है और अल्टरनेटिंग करंट की फेज भी ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इट मीन जीरो। इसका मतलब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाती है तो सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कैसा बना रहता है, जीरो बना रहता है। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब है जिस पर्टिकुलर टाइम पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जिस टाइम पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी उसी टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी मिनिमम होगी। क्यों, फेज डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है फेज डायग्राम।
बी। फेजर ग्राफ की बात करें, फेजर ग्राफ का मतलब है टाइम रेस्पेक्ट वोल्टेज और करंट के बीच में जो डायग्राम या ग्राफ शो किया जाएगा क्या कहलाएगा, फेजर ग्राफ। देखें दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका मतलब हम बोलें तो वोल्टेज वेक्टर भी उसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट होगा जिस फ्रीक्वेंसी से करंट वेक्टर रोटेट होगा। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आई का है और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी का है। परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, पीक वैल्यू को शो कर रहे हैं, इसको तो यहां से यहां तक की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी को शो कर रही है, और यहां से यहां तक की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ही टाइम टी पर ओमेगा टी एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों ही सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी से रोटेट हो रहे हैं। कहने का मतलब है जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पर करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी उस टाइम पर करंट की वैल्यू भी मिनिमम। डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम पहले ही बनाया हमने, वापस दो इक्वेशंस है कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया विद इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस समय करंट की वैल्यू जो आई हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर लिखा जा सकता है। इस अंदर वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए कर्व ड्राइव किया जाए, ये वाला जो कर्व है ये वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के कर्व को शो कर रहा है। 0 पाई 2 पाई, टाइम रेस्पेक्ट बोले तो 0 t/2 टी। ये वाला जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिख रहा है कि जिस समय वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है उस समय करंट की वैल्यू भी मिनिमम है, जिस समय वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है उस समय करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कितना बना हुआ है, दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब है जिस समय अप्लाइड वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय प्योर रजिस्टिव सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी मैक्सिमम बनी रहेगी, और जिस समय अप्लाइड वोल्टेज मिनिमम होगा उस समय फ्लो होने वाली करंट भी मिनिमम बनेगी। इस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या दीजिएगा, ये किसके लिए था, प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। अब प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए यदि हम पावर कैलकुलेट करें तो बात आ रही है पावर सप्लाइड टू ए रजिस्टर। जब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे पावर निकालने का फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर।
पावर आई की वैल्यू हम जानते हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में आर, या पी दिस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जा सकता है। पीटी, पीटी का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर की वैल्यू। अगर इसी में यदि हम एवरेज पावर की बात करें, पी एवरेज कितने टाइम के लिए, फुल टाइम साइकिल के लिए या फुल साइकिल के लिए टी, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की फुल टाइम साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है वही आपके एवरेज पावर को शो करेगी। देन पी एवरेज, इसे क्या लिखा जा सकता है, पी एवरेज फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज कितने टाइम के लिए, फुल टाइम साइकिल के लिए। इस फॉर्मूले में गौर से देखा जाए, आई नॉट दिस इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो एवरेज से बाहर आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर। रेजिस्टेंस टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसको भी बाहर ले लिया, तो टाइम डिपेंडेंट कोएफिशिएंट क्या है भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज टाइम कितने टाइम के लिए, फुल साइकिल के लिए। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट है, बार बार हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम स्क्वायर टर्म्स का देख चुके थे, स्क्वायर टर्म्स का जब हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, 1/2। तो याद रखने की चीजें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज टी टाइम के लिए, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज टी टाइम के लिए, इन सब की वैल्यू 1/2 आती है। हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी टर्म्स का एक फुल साइकिल के लिए एवरेज निकाला जाए तो वैल्यू क्या आती है, 1/2। मीन्स पी एवरेज फॉर्मूला लिखा जा सकता है, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, या पी एवरेज दिस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में आर। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या, इसे और थोड़ा चेंज किया जा सकता है। क्यों, जैसे हमने पढ़ा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट, इस फॉर्म में इसे सॉल्व करें तो पी एवरेज यहां जो लिखा है उसे आई नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, खोलने पे ये आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 साथ में आर, और आई नॉट स्क्वायर अपॉन रूट 2 को लिखा जा सकता है आई आर एम एस, देन पी एवरेज दिस इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, या इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट पी एवरेज दिस इक्वल टू पी आर एम एस लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाएगी तो एवरेज पावर रूट मीन्स स्क्वायर पावर के बराबर ही बनी रहती है। इसका मतलब जब भी किसी एसी सोर्स के साथ रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है तो रजिस्टर में क्या होता है, पावर का क्या होता है, हमेशा पावर का लॉस होता है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कि जैसे ही रजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने के कारण रजिस्टेंस हीट खाएगा और हीट एनर्जी की फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। इसका मतलब जब भी प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात की जाएगी तो इस समय एनर्जी का हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो हमने जो पहला किया वो हमने करा, जब हमने एसी सोर्स के सीरीज में हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो इस रेजिस्टेंस से जब हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, कौन सा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने देखा इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करी, I इज इक्वल टू साइन ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाती है उस समय
अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट सेम फेज में रहते हैं। इट मींस दोनों की फेज सेम होने से फेज डिफरेंस जीरो बना रहता है। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि जिस समय अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगी, जिस समय अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम रहेगी उस समय फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी मिनिमम बनेगी। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में बने रहते हैं। इस सेम फेज के लिए हमने फेजर डायग्राम में भी बना लिया और पावर सप्लाई भी देख लिया कि जब हम पावर की सप्लाई बात करते हैं तो एवरेज पावर और मीन पावर बराबर बनी रहती है। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा पावर का लॉस होता है, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। सेम इसी प्रकार से हम जब सेकंड पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसका मतलब हमने किसी इंडक्टेंस कॉइल को प्योर इस एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब इस समय भी हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उनकी दोनों की फेज से फेज डिफरेंस की वैल्यू पता करेंगे, फिर फेजर डायग्राम की बात करेंगे, फिर पावर सप्लाई की बात की जाएगी। ऐसे ही हम एक बार इंडक्टेंस कॉइल की जगह हम कैपेसिटर कनेक्ट करके देंगे तो क्या लगेगा? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसके लिए भी वही सारी चीजें फाइंड आउट की जाएगी। तो लास्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा एलसीआर सर्किट। इसका मतलब हमने एलसीआर सीरीज को किसमें कनेक्ट कर दिया है भाई? एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब जब एलसीआर सर्किट की बात की जाएगी तो हम वो सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो हम 4 प्रकार के सर्किट पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कल हम डेरिवेशन की बात करेंगे, इसमें भी सेम डेरिवेशन करेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट, फिर हमारे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देन ये आ जाएगा सीरीज एलसीआर सर्किट। थैंक यू। बाकी सब हम कल वाली क्लास में करेंगे।